पर यूनिट क्या? पर यूनिट मास। ओके, ये मैंने कौन सा फॉर्म में लिखा हुआ है? कौन सी वाली फील्ड स्ट्रेंथ? दिस इज इलेक्ट्रिकल फील्ड की स्ट्रेंथ। व्हाट इज इसका फॉर्मूला? इलेक्ट्रिकल फोर्स E F इलेक्ट्रिकल पर यूनिट क्या? पर यूनिट चार्ज। ओके, ये किस चीज का फॉर्मूला लिखा हुआ है? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो आप यहां देख सकते हैं ये क्या लिखा हुआ है? दिस इज F ओवर I L साइन थीटा। F कौन सा वाला? ऑफ कोर्स FM, मैग्नेटिक फोर्स, या EM। EM मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ये इलेक्ट्रिकल फोर्स है, और ये इसको आप क्या कहते हैं? आई थिंक इधर भी सिंबल में स्मॉल जी देता हूं। इसको क्या कहते हैं जी? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो व्हाट इज हैपनिंग? दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास, दिस इज इलेक्ट्रिकल फोर्स पर यूनिट चार्ज, दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट मैग्नेट। क्या? पर यूनिट। अब पर मुसीबत क्या है कि वहां पर यूनिट एक क्वांटिटी है, यहां पे भी पर यूनिट एक क्वांटिटी है, यहां पर यूनिट क्या है? दो क्वांटिटीज हैं। परेशान होने की बात नहीं है। वो भी जो पर यूनिट मास है ना, उसको भी अगर वो जो यूनिट मास है, अगर मैं कहूँ जी मुझे मास नहीं पता, उसकी डेंसिटी और वॉल्यूम पता है, तो वो भी तो दो क्वांटिटीज हैं, रो इनटू वी। अगर मैं कहूँ जी मुझे जो यूनिट चार्ज है उस पर इतना पता है कि उस पर इतने प्रोटॉन्स हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मल्टीप्लाई बाय ई, वो भी तो फिर दो क्वांटिटीज हैं। ठीक है, ये पहले से ही दो क्वांटिटीज है, तो कोई मुसीबत है इसके अंदर भाई? हाँ, ख्वाहिश ऐसी है कि सर जी सारे फॉर्मूले एक जैसे होने चाहिए थे। इफ इट वाज फोर्स पर यूनिट मास, देन देयर इज अ फोर्स पर यूनिट चार्ज, देन देयर मस्ट बी समथिंग दैट इज फोर्स पर यूनिट मैग्नेट, बट अनफॉर्चुनेटली मास इज अ प्रॉपर क्वांटिटी, चार्ज इज अ प्रॉपर क्वांटिटी, मैग्नेट इज नॉट अ क्वांटिटी। मुसीबत सारी ये है, मास एक कॉन्सेप्ट भी है, मास एक क्वांटिटी भी है, चार्ज एक कॉन्सेप्ट भी है, चार्ज एक क्वांटिटी भी है। मैग्नेट सिर्फ क्या है? वो कहता है भाई मैं क्वांटिटी नहीं हूं, मैं कॉन्सेप्ट हूं। हाँ, मुझे कोई क्वांटिटी बनानी है तो मैं जिसके इर्द गिर्द हूं उसको क्वांटिटी बना लो। किसके इर्द गिर्द थी वो मैग्नेटिज्म? करंट कैरिंग कंडक्टर के इर्द गिर्द। तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर का क्या क्या मैटर करता है? उसकी लेंथ भी मैटर करती है, और उसके अंदर जितना करंट ट्रेवल कर रहा है वो भी मैटर करता है। तो अगर वैसे अगर आप में से कोई आपको कोई कहे क्या कैन यू प्लीज डिस्क्राइब यूनिट मास, तो आप क्या कहेंगे? एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg। कैन यू डिस्क्राइब अ यूनिट चार्ज? एन ऑब्जेक्ट ऑफ चार्ज 1 कूलम। कैन यू डिस्क्राइब व्हाट? 1 मैग्नेट। आप कहेंगे यार ये थोड़ा मुश्किल है डिस्क्राइब करना, लेकिन हाँ हम एक काम कर सकते हैं, हम एक 1 एम्पेयर का करंट कैरी करती हुई 1 मीटर की लेंथ ऑफ द वायर को यूनिट मैग्नेट तस्वर कर सकते हैं। यूनिट मास किसको तस्वर करेंगे? 1 kg को। यूनिट चार्ज किसको तस्वर करेंगे? 1 कूलम को। यूनिट मैग्नेट किसको तस्वर करेंगे? आई बिलीव 1 एम्पेयर का करंट कैरी करती हुई 1 मीटर की लेंथ ऑफ वायर। अब ये लंबी डेफिनेशन है ना, ठीक है जी, कोई मसला नहीं है। हम कौन सा कोई ओ लेवल की क्लास में बैठे हैं? ओ लेवल की क्लास होती तो मुझे ये फार्मूला पढ़ाना और उधर से बी को समझाना वो बच्चे बेचारे के दिमाग में डज करने के मुतरादिफ था। तो उन्होंने कहा जी कोई डज नहीं करनी बच्चे के दिमाग में, उसको पढ़ाना भी नहीं है कि बी होता क्या है, उसको तो हमने सिंबल भी नहीं पढ़ाया। बड़ी है मैं कोई FBI पढ़ाना हो तो FBI करते हैं, मैंने कहा F इज फोर्स, B इज दैट फील्ड, एंड फिर वो कहता है सॉरी ये फील्ड इज फॉर B इज फॉर फील्ड। आपका दिमाग ठीक कि फील्ड के लिए आपने B लगा लिया। तो खैर क्या होगा क्या नहीं वो मैं कवर कर लूंगा वो लेवल के अंदर कि मैंने उसको B बताना है कि नहीं बताना है। आपको बताना मजबूरी है भाई। क्यों बताना मजबूरी है? क्वांटिटियां पढ़ानी है, फार्मूला पढ़ाना है, यूनिट पढ़ानी है, पूरा कॉन्सेप्ट समझाना है। तो उस कॉन्सेप्ट का फटा नजर आया कि जो नहीं पढ़ाया जा सकता था ओ लेवल में, कि वहां चल रहा है फोर्स पर यूनिट मास, फिर चल रहा है फोर्स पर यूनिट चार्ज, अब आ गया फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो दो चीजें आ गई हैं, लेकिन खैर इतनी बड़ी भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहां तक अगर किसी के पास कोई परेशानी है तो उसको प्लीज हाथ खड़ा कर देना चाहिए। अब जिस भी पेज पर है वहां पर ये ना नीचे टेस्ला सेस्ला लिखा हुआ है आपने, इधर क्या यूनिट्स थी वैसे? अच्छा वैसे मैंने ये क्यों कर दिया है? जस्ट आपके दिल को तसल्ली देने के लिए कि भाई इधर भी नीचे दो चीजें हैं। वो जो पर यूनिट मास है उस यूनिट मास की जगह मैं रो वी लिख सकता हूँ ना, जो पर यूनिट चार्ज है उसकी जगह मैं NE लिख सकता हूँ ना, ठीक है। तो दो चीजें सिर्फ उधर नहीं है, इधर भी दो है।
हाँ, इधर इन दो को मल्टीप्लाई करके मास बनता है, इन दो को मल्टीप्लाई करके चार्ज बनता है, इन दो को मल्टीप्लाई करके उन्होंने कोई प्रॉपर क्वांटिटी नहीं बनाई। बनाई जा सकती है, बिल्कुल बनाई जा सकती है, ठीक है, नाम रख दें इसको, एम रख दें इसको भी, यदि यूनिट मैग्नेट है ये। अब नहीं कहा मेरे सिलेबस वाले ने, तो मैं क्या जोर जबरदस्ती इसको कहूँ कि नहीं भाई तू कुछ है, ठीक है, लेकिन आपको पता नहीं है, ये कुछ है जरूर। और क्या है, मेरी नजर में ये I इंटू एल को यूनिट मैग्नेट कहना चाहिए था। जैसे रो इंटू वी को मास बना एक क्वांटिटी है, N इंटू ई को चार्ज बना के एक क्वांटिटी है, तो I इंटू एल को भी क्या कर देना चाहिए था, इसको भी एक यूनिट मैग्नेट का नाम दे देना चाहिए था। और मैग्नेट, यूनिट मैग्नेट को क्या कर देना चाहिए था, उसको भी कोई ना कोई बेस क्वांटिटी या डाइरेक्ट क्वांटिटी बना देना चाहिए। नहीं बनाया उन्होंने, तो अब हमारा मेरा तो कोई मसला नहीं इसके अंदर। आप में से अगर किसी के पास कोई सवाल है, हमारा सिलेबस का स्पेसिफिकेशन क्या कहता है, कहता है भाईजान आप क्या करें, आप इसको ऐसे डिफाइन करें, डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट करंट पर यूनिट लेंथ ऑन अ वायर प्लेस्ड एट राइट एंगल्स टू द मैग्नेटिक फील्ड। ये लिखा है ना आपने, डिफाइन क्या करें, डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एज क्या, एज द फोर्स, मतलब जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑफ, उसने दो दफा लिखा है, पर यूनिट करंट पर यूनिट लेंथ, मतलब एक ही बात है, पर यूनिट करंट भी आएगा, पर यूनिट लेंथ भी आएगा, ऑन अ वायर प्लेस्ड एट राइट एंगल्स टू द मैग्नेटिक फील्ड। ये अंग्रेजी भी ठीक है कि दो दफा पर यूनिट लिखे, मेरी वाली अंग्रेजी भी ठीक है। क्या लिखा मैंने वहां पे, पर यूनिट लेंथ ऑफ अ यूनिट करंट कैरिंग कंडक्टर, वो पर यूनिट लेंथ है तो ऑफ अ करंट कैरिंग ना करें, ऑफ अ यूनिट करंट करें, पर यूनिट लेंथ, बल्कि इसको एक और काम करेंगे, पर यूनिट लेंथ, आगे क्या लिखा है, ऑफ अ यूनिट नहीं, पर यूनिट करंट, दो दफा पर करें, पर यूनिट लेंथ भी करें और पर यूनिट करंट भी करें, पर यूनिट लेंथ ऑफ अ करंट की बजाय क्या कर लें, ऑफ अ की जगह पर यूनिट कर लें, पर यूनिट लेंथ पर यूनिट करंट कैरिंग कंडक्टर दैट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलरली इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। किसी को मसला है जनाब साहब, बल्कि इन एन एक्सटर्नल भी लिखूंगा, जिस मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है, जिस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ डिस्क्राइब हो रही है, उसी में पड़ा हुआ है, इन दैट मैग्नेटिक फील्ड। तो जुमला थोड़ा सा और चेंज करें, सर मार ने पेपर चेक करना है तो अंग्रेजी के भी नंबर काट देने हैं, ठीक है जी, कि जी आप किसको रेफर कर रहे हैं, आपका रेफरेंस मुझे समझ नहीं आ रहा, तो क्या जुमला बनाए जनाब साहब, जुमला ठीक कराओ यार। वो कहेंगे सर जी क्या पढ़ाते हैं आप। Magnetic field strength is properly defined as the electromagnetic force acting per unit length per unit current carrying conductor that is placed perpendicularly in a magnetic field, in the magnetic field, जिसकी बात हो रही है, in that magnetic field, magnetic field strength in the magnetic field, magnetic field strength is defined as क्या, the electromagnetic force acting per unit length per unit current carrying conductor that is placed, अब that is placed मतलब वो वायर की बात हो रही है, कंडक्टर that is placed in क्या, at, that is placed perpendicularly in the magnetic field। एक्सटर्नल के तो जिक्र ही कोई नहीं हो रहा, वो जिसकी स्ट्रेंथ डिस्क्राइब कर रहे हैं पहले जुमले में, उसी की मैग्नेटिक फील्ड है, इन द मैग्नेटिक फील्ड, सिंपल लिखें इन द मैग्नेटिक फील्ड, ताकि रेफरेंस किधर जाए, वो जो जिसकी डेफिनेशन चल रही है। लो जनाब साहब, यहां तक किसी को मसला है। फिर हमने बी को सब्जेक्ट बना के क्या किया था, फिर हमने बी को सब्जेक्ट बनाकर क्या कहते हैं, एफ, जब उसके बाद हमने उसकी यूनिट्स निकाली थी, क्या यूनिट, एसआई यूनिट क्या निकाली भाई, एसआई यूनिट हमने उसकी टेस्ला निकाली, और उसके अलावा जो फार्मूले से डिराइव्ड यूनिट निकलती थी वो क्या निकाली, न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर, न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर। यहां पर क्या निकलता था, खैर ये मैंने वैसे लिखवाया आपके दिल की तसल्ली के लिए, किधर भी नीचे दो चीजें हैं जी। यहां से यूनिट क्या निकलती है, यहां से यूनिट निकलती है न्यूटन पर कूलम, यहां से यूनिट क्या निकलती थी, सॉरी न्यूटन पर केजी, यहां है न्यूटन पर कूलम, यहां पता है क्या है, यहां है न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर। लो जी, अब एक नया मसला भी है। एक सिचुएशन तो ये है कि यार जी जी की एक ही यूनिट होती थी,
एक और भी होती थी मीटर पर स्क्वायर्ड सेकंड। क्या होता था जनाब साहब? सर जी इसका तो एक और भी होता था, क्या? मीटर पर स्क्वायर्ड सेकंड। इस वजह से इसके नाम भी कितने थे? दो। कितने नाम थे? एक नाम था ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, एक और टॉपिक में इन्वॉल्व होता था ये, तब नाम आता था ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अच्छा, इसकी भी वैसे दो यूनिटें थी, एक ये थी और एक और भी थी, वो वोल्ट पर मीटर, डेल्टा वी ओवर डेल्टा डी, याद है? बल्कि इसकी एक डेफिनेशन थी दूसरी वाली, इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। एक तो ये था, एक और था नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो उस हिसाब से क्या यूनिट बनती थी? आई थिंक उस हिसाब से अगर देखेंगे, एक इसकी बन गई न्यूटन पर कूलम और दूसरी क्या बनी? वोल्ट पर। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो और नाम भी दो थे, एक नाम था इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ, एक नाम था क्या? नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है जी, तो इसके दो नाम क्या थे? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ और एक और नाम क्या हो गया जी? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ओके, इसके एक नाम था इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ और दूसरा नाम क्या था? नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट, या सिंपल पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कह सकते हैं अगर मुझे उसके साइन में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो। नहीं है, फिलहाल नहीं है। दूसरा नाम क्या था इसका? पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगर उनके दो दो नाम हैं तो बेटा जी इसके भी फिर दो नाम होंगे। हाँ जी, उनके दो दो कॉन्सेप्ट्स हैं तो फिर इनके भी दो दो कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए। उसके दो दो फार्मूले हैं तो फिर इसके भी दो दो फार्मूले होने चाहिए। तो मैं अब इसका दूसरा फार्मूला क्या रखूंगा? आई थिंक इसका जो दूसरा नाम है, स्पेसिफिकेशन एक और लफ्ज इस्तेमाल करती है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। कल ये भाई बोल रहे थे, आप बोल रहे थे कि फ्लक्स डेंसिटी, किसी ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के लिए एक और वर्ड क्या इस्तेमाल किया जी? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो याद रखिए ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के दो नाम हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ के भी दो नाम हैं, तो ये जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है इसके भी दो नाम हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स। अभी पेज के हेडर पे लिखे, मैं इसको नीचे नॉर्मल नोट्स में लेकर आता हूं। मैं इसको नॉर्मल नोट्स में इसकी कहानी बिल्ड करता हूं जी। पेज के हेडर पे आप बेशक ये लिख दीजिए, मैं इसको नॉर्मल नोट्स में बिल्ड कर लूंगा थोड़ी देर में। अच्छा, इससे पहले कि मैं इसको नॉर्मल नोट्स में बिल्ड करके एक पूरा टॉपिक बनाना स्टार्ट कर दूं कि भाई मुझे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का नाम अगर मैंने चेंज कर दिया है तो मैं इसका कोई फार्मूला चेंज करना चाहता हूं या यूनिट्स चेंज करना चाहता हूं या कॉन्सेप्ट चेंज करना चाहता हूं या सिचुएशन चेंज, उससे पहले एक काम करेंगे। वो क्या काम है जनाब साहब? आपको एक पेज दिया गया है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को मेजर करने का। आई होप सबके पास ये पेज आ चुका है, किसी को मसला तो नहीं है? ओके, अब अगर आप, आई वुड वांट कि आप इस पेज को वहां पे क्या कर दीजिए भाई, पेस्ट कर दीजिएगा। मैंने इसके दरमियान में कुछ नोट्स लिखवाने हैं, मैंने इसके दरमियान में कुछ नोट्स लिखवा के पूरा पेज चिपकाइएगा। ठीक है, आज का लेक्चर हमारा किसके ऊपर है? आज का लेक्चर हमारा इस पेज के ऊपर है। और मैं इस पेज के ऊपर आपको क्या समझाना चाहता हूं, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की डेफिनेशन भी लिखवा दी है, मैंने मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला भी लिखवा दिया है, मैंने मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का क्या बोलते हैं यूनिट्स भी लिखवा दी हैं, टेस्ला भी मेंशन कर दिया है, न्यूटन पर मीटर नहीं, पर मीटर नहीं, क्या क्या न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर, ये भी मेंशन कर दिया है। अब मैं क्या करना चाहता हूं, अब मैं इसकी ना एक तरफ तो या तो बेस यूनिट्स की तरफ चला जाऊंगा। कल मैं बेस यूनिट्स निकाली हैं? नहीं निकाली, बेस यूनिट्स नहीं निकाली। कैसे? फॉर्मूला चेंज किया था। हाँ जी, ठीक है, आपने टेस्ला की जगह लिखा, पहले आपने कहा जी B इक्वल्स टू F/L, फिर टेस्ला इक्वल्स टू न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर। और हाँ, आपने न्यूटन की जगह क्या कर दिया था? आपने न्यूटन की जगह ही क्या बोलते हैं केजी कर दिया, फिर MS-2 कर दिया, उधर से मीटर मीटर नीचे। ओके जी, बेस यूनिट्स भी निकाली हुई हैं। ठीक है जी, अब अगर आपने बेस यूनिट्स भी निकाली हुई हैं, सब कुछ हुआ है हमारा काम, एक क्या क्या चीज रहेगी है फिर? किसी भी न्यू क्वांटिटी को, मिसाल के तौर पर सबसे पहले फिजिक्स में जिंदगी में पहली दफा कौन सी क्वांटिटी पढ़ाई जाती है? लेंथ पढ़ाई जाती होगी, या मैथ्स पढ़ाते हैं लेंथ? सबसे पहले या मैथ्स होती है या लेंथ होता है। मिसाल के तौर पर जब आपको लेंथ पढ़ा रहे हैं तो लेंथ का सिंबल क्या है, लेंथ की यूनिट क्या है, लेंथ की SI यूनिट क्या है, लेंथ की अदर यूनिट क्या है, लेंथ का अगर वो बेस क्वांटिटी है तो
उसका फॉर्मूला कोई नहीं है, अगर ड्राइव्ड क्वांटिटी है तो उसका कोई ना कोई फॉर्मूला भी है, और अल्टीमेटली लेंथ को मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट क्या है, ऐसे ही पढ़ाया जाता है। तो यहां पर भी यूं समझिए, पहली दफा जिंदगी में, पहली दफा ओ लेवल में भी नहीं पढ़ी है क्वांटिटी, एएस में भी नहीं पढ़ी है क्वांटिटी, हम पहली दफा एक क्वांटिटी पढ़ रहे हैं, कौन से वाली, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो हमें उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए कि जनाब साहब क्या उसका कॉन्सेप्ट है, कि वो एक फिजिकल क्वांटिटी है, जी बिल्कुल है। वो बेस क्वांटिटी है, नहीं वो बेस नहीं है, वो क्या है, वो डिराइव्ड क्वांटिटी है। फिर वो स्केलर है कि वेक्टर है, वैसे ये भी पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक काम करें, जो पेज आपके पास मौजूद है प्लीज उसमें से अंडरलाइन दैट वर्ड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। आज का लेक्चर ऐसे कैरी करेंगे, आपका जो पेज मौजूद है उसमें सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बी। मेजरिंग के लिए तो एक इंस्ट्रूमेंट की बात होगी, चलो ये भी लिखा हुआ है, मेजरिंग भी लिखा हुआ है। मेजरिंग के लिए उसको अंडरलाइन करके मैं नीचे कुछ लिखवाऊंगा, क्या लिखवाऊंगा, किसी इंस्ट्रूमेंट का नाम लिखूंगा, नीचे तीन नहीं, एक ही इंस्ट्रूमेंट बना है जिसके 3 वर्जन्स दिख रहे हैं। पहली फिगर में क्या दिख रहा है, फ्रंट व्यू, फिर साइड व्यू, फिर टॉप व्यू। आपको 3 व्यूज दिख रहे हैं, किस चीज के हैं ये, करंट बैलेंस। क्या नाम है इसका इंस्ट्रूमेंट, करंट बैलेंस। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या बच्चों, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है सिंपल करंट बैलेंस। क्या, सिंपल करंट बैलेंस। क्या नाम है जी उसका, सिंपल करंट बैलेंस। नीचे लिखना है करंट बैलेंस, चूंकि मैं ऊपर क्या लिखवाना चाहता हूं, इसके ऊपर मैं इसको अंडरलाइन करके आपके उस पेज के ऊपर 2-3 बातें लिखवाना चाहता हूं कि जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है ये किस किस किस्म की क्वांटिटी है। प्लीज टेल मी कौन सी क्वांटिटी है ये फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल में ये बेस है कि ड्राइव्ड है, ये ड्राइव्ड क्वांटिटी है। ये ड्राइव्ड क्वांटिटी के बाद ये स्केलर है कि वेक्टर है। किसी भी फील्ड की स्ट्रेंथ, फील्ड की लाइनें होती हैं प्रॉपर, वो प्रॉपर वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है जी। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या है वो आपको पता है कि उसका कोई सिंबल भी है, उसकी कोई क्या बोलते हैं। वैसे एक और काम करें, बी लिखा है तो बी के साथ स्लैश लगा के क्या लिखें, इधर बी के साथ स्लैश लगा के क्या लिखूं, स्लैश व्हाट, टेस्ला, स्लैश क्या, स्लैश टी, बी स्लैश टी। ये यूनिट्स क्या, स्लैश क्या लगाते होते हैं, लेंथ स्लैश एम, एल स्लैश एम, एम स्लैश की जी, टी बात हो रही है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है जी। क्या करें, नीचे ड्राइंग बनी है, सीधा ड्राइंग पे जाते हैं, सीधा किधर जाते हैं जनाब साहब, सीधा इसकी ड्राइंग पे जाने की कोशिश करते हैं। एंड ड्राइंग में क्या बना हुआ है क्या नहीं बना हुआ जरा प्लीज वो देख लीजिए। 3 व्यूज आपको नजर आ रहे हैं। आपको उसमें सबसे पहले क्या नजर आता है भाई, असल में ड्राइंग में आपसे बनवाना नहीं चाहता था, हमें टाइम भी जाया होता है ड्राइंग बनाते हुए, ठीक है। लेकिन आप बस देख लीजिए कि करंट बैलेंस, बैलेंस वो जो मैस बैलेंस होता है, ठीक है जी। करंट बैलेंस में एक करंट कैरिंग कंडक्टर होगा, करंट कैरिंग कंडक्टर होगा। बैलेंस वो किसके ऊपर पड़ा होगा, मैस बैलेंस के ऊपर पड़ा होगा, इसलिए नाम क्या है, करंट बैलेंस। नाम क्या जी, करंट बैलेंस। नाम क्यों है, क्योंकि एक करंट कैरिंग कंडक्टर आपको नजर आएगा और एक आपको उसमें बैलेंस नजर आएगा। तो मुझे लगता है मैं पहले आपको फ्रंट व्यू वाली ड्राइंग ही बोर्ड के ऊपर दिखाने की कोशिश करूंगा। ड्राइंग आपके पास बनी है, कोई जरूरत नहीं है ड्राइंग बनाने की, बस देख लीजिए मैं क्या क्या समझा रहा हूं। फ्रंट व्यू में ये क्या है, कौन है जनाब साहब, टॉप पैन बैलेंस। सिंपल इसको पैन बैलेंस बोलते हैं। टॉप पैन बैलेंस क्यों बोल रहे हैं, इसकी टॉप के ऊपर एक पैन है, पैन के ऊपर जो भी आपने रखना है वो आप रख सकते हैं, नीचे वाला बैलेंस है बस ये, दे जस्ट कॉल इट टॉप पैन बैलेंस। है ये बैलेंस ही है, मैस बैलेंस है, बस इसका नाम है टॉप पैन बैलेंस। टॉप के ऊपर एक यूं करके उन्होंने क्या रखा हुआ है, कोई पैन रखा हुआ है,
अच्छा जी, इस पैन के ऊपर इन्होंने क्या रखा है? इस पैन के ऊपर देयर इज अ मैग्नेट। आप कहेंगे सर ये कैसा मैग्नेट है? बेटा ये उसका ना फ्रंट व्यू, तो आपको फ्रंट से तो ऐसे ही नजर आएगा, थोड़ा साइड करें तो साइड पे कैसे नजर आएगा? आप देख रहे हैं साइड उसका व्यू नजर आ रहा है आपको, उसकी एक साइड नॉर्थ, उसके आई बिलीव ये कोई हॉर्स शू मैग्नेट टाइप है, ठीक है जी। जिस हॉर्स शू मैग्नेट के दरमियान में क्या है, जिसके दरमियान में हॉलो है, उस स्पेस में क्या होगा? अगर उसकी एक वाली साइड नॉर्थ हुई और एक साइड साउथ हुई तो बीच में क्या होगा? उसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो ये जो आपको पेज ये जो दिख रहा है, इसका अगर आप साइड व्यू देखना चाहते हैं, मेरे लिए खुद भी प्रॉब्लम ही है इसका ड्रॉ करने के लिए, मैं नहीं ड्रॉ कर रहा। अच्छा, बहरहाल क्या करना है जनाब साहब, आपको उसका साइड व्यू नजर आ गया कि वो एक तरह से क्या है, हॉर्सशू मैग्नेट टाइप चीज है। और उस हॉर्सशू मैग्नेट में अगर मैंने ड्रॉ करना जरूरी है तो कर देते हैं भाई। जो भी आपको समझ आ ही रहा होगा इधर से, बना दो यार, बना दो भाई, बना दो भाई, बना दो भाई। हाँ जी, ओके। इसका ये जो एंड है, आई थिंक ये वाली साइड, इफ दिस इज नॉर्थ, इफ एंड दिस, आपने लेबल नहीं करना है, क्या पता कुछ और हो, लिखा नहीं है। इफ दिस इज नॉर्थ इज द, ये दरमियान में क्या है, ये दरमियान में इसके मैग्नेटिक फील्ड है। इसमें किसी को प्रॉब्लम है जी? अब ये उसका फ्रंट व्यू, ये उसका सेट। आपको वैसे इस ड्राइंग में कौन सा व्यू नजर आ रहा है? ये नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है जी? ये वाला पोर्शन आपको फ्रंट व्यू में नजर आ रहा है, ठीक है। साइड व्यू जब इसका देखेंगे तो अंदर से हॉलो पीस भी नजर आएगा। उस हॉलो पीस के बीच में से हमने क्या गुजारमाना है? उस हॉलो पीस में से हमने ये एक वायर जा रही है। अब वो तो उसके उस तरह से बीच में जा, यहां से कैसे दिखेगी सर जी? यहां से ना, वो ये है वायर जो हमें नजर नहीं आ रही। क्यों नजर नहीं आ रही? ये सॉलिड पीस है, उसके अंदर हॉलो है, हॉलो के बीच में से वायर जा रही है। हाँ, वायर मैं इधर से दिखा देता हूं। ये वायर बाहर आ रही है। इस वायर को किसने पकड़ा हुआ है जी? कोई ना कोई क्लैंप स्लैंप है, उन क्लैंप्स ने इस वायर को पकड़ा हुआ है। यहां से कोई क्लैंप हुई भी है वायर, यहां से भी वायर किसी स्टैंड के साथ क्लैंप हुई होगी, और यहां से क्या किया है, किसी क्लिप ने, क्लिप, क्रोकोडाइल क्लिप ने यहां से इसको यूं करके, यूं करके, यूं करके, यूं करके, यूं करके एक सर्किट बना दिया जी, एलो। और यहां कोई स्विच लगा होगा, यहां कोई एमीटर लगा होगा, ठीक है जी। ये एमीटर वैसे मेजर क्या करेगा? तो एक तो मैं करंट मेजर करूंगा, मेरे किसी काम का होगा। ये मास बैलेंस क्या मेजर करेगा? ये मास मेजर करेगा, ये भी मेरे किसी काम का होगा। अब मास किस चीज का मेजर करना है मैंने? यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अब ये वाला है। यू नो व्हाट, गौर से आपने मेरी बात सुननी है और उसको समझने की कोशिश करनी है कि मैं क्या कह रहा हूं और क्या नहीं कह रहा। यू नो, अगर मैं कहूं कि मैंने ना ये करंट ऑन कर दिया है, क्या कर दिया? ये करंट ट्रेवल कर रहा है, ये अंदर डॉटेड करके करंट यूं जा रहा है। किसको मसला इस बात से? ओके, ये करंट आ गया। जैसे ही मैं करंट ऑन कर, अच्छा, करंट ऑन करने से पहले ना जो भी इसकी रीडिंग है उसको जीरो कर दें। क्या कर दें? मास बैलेंस की जो भी रीडिंग है उसको जीरो रीडिंग करने के बजाय साहब जितना वजन है सबको जीरो समझो, जितना वजन है सबको। आप जैसे ही क्या करेंगे, आप जैसे ही बटन ऑन करेंगे, या बल्कि एक काम करते हैं, जो भी जीरो ना भी करें, एक पर्टिकुलर रीडिंग होगी उसकी, क्या होगी? इधर एक पर्टिकुलर रीडिंग आ रही होगी, उसको नोट कर लें। जैसे ही आप बटन ऑन करेंगे रीडिंग या तो कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी। क्या होगा भाई? या कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी। अब ये कौन सा शुगल है कि बटन में ऑन कर रहा हूं, मतलब सारा सेटअप वही है, पुराने वाला सेटअप है। सेटअप में सिर्फ क्या किया है? बटन ऑन किया है। बटन ऑन करने से क्या हुआ? या मैस कम हो गया या मैस ज्यादा हो गया। इस कहानी को जरा आपने सुनना है कि कम कैसे हो गया तो ज्यादा कैसे हो गया। उसके लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, यू नो,
ये क्या है? लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड का क्या है? फ्लेमिंग्स रूल। फ्लेमिंग रूल में क्या है? व्हाट इज दिस फिंगर? दिस इज दैट फील्ड। फील्ड किधर है? मैंने आपको क्या कहा कि कौन, मतलब मेरे साइड व्यू से क्या फील हो रहा है? ये साउथ है, वो नॉर्थ है। अगर ये साउथ और वो नॉर्थ है, मतलब ये वाली साइड साउथ और उसके पीछे वाली साइड नॉर्थ है। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है फिर? मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ बाहर आ रही है। तो अगर मैं कहूं वहां इसकी बैक साइड से फील्ड इधर आ रही है, वैसे मतलब इसको अगर आप कहते हैं सर ये साउथ वाला एंड है, कौन है ये वाला? तो फील्ड वो अंदर वाली साइड से बाहर आ रही होगी ना। अच्छा, अगर फील्ड अंदर वाली साइड से बाहर आ रही है, कैन यू प्लीज टेल मी मैं फील्ड को रिप्रेजेंट कैसे करूं? हैं, ये बाहर आ रही हो तो डॉट्स होते हैं, यू नो व्हाट? हेलो जी, और नहीं तो क्या करें, सिर्फ देखें। जी जी लगाएं, मैं लगाएं। और जो आपको पेज दिया है बेटा, उसके ऊपर कुछ करना है ना, ये तो समझना है ना अभी। बाकी ड्राइंग मैंने बना दी आपको, जितनी बना के देनी थी। अब उसके ऊपर जो जो हो रहा है उसको साथ साथ चलाते रहें, उसको साथ साथ काम चलाते रहें। कि अगर मैंने कोई बटन शटन ऑन किया तो क्या होगा? करंट ट्रेवल करेगा। टॉप व्यू को भेजें खड़े में भी। हाँ, अब तो जो मैंने पोल ड्रॉ करना था कर चुका हूं, मैं टॉप व्यू को चेंज कर दूंगा। ठीक है जी, टॉप व्यू को चेंज कर देंगे जनाब साहब। टॉप व्यू को क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। ठीक है, अभी जो व्यू ड्रॉ किए हुए बराए मेहरबानी उन दो व्यूज को फॉलो करें कि बड़ा वाला टर्मिनल ये वाला था, करंट ऑन किया, करंट ये जा रहा है, करंट की डायरेक्शन तो वही है। ठीक है, करंट की डायरेक्शन आ रही है। मैंने कहा ये सामने वाला जो पीस है ये साउथ है, इसकी बैक साइड पे क्या है? नॉर्थ है। तो अगर ये लाइनें, अगर मुझे यहाँ लाइनें लगानी है तो यहाँ लाइनें कैसी हैं? नॉर्थ से साउथ की तरफ ये मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है, और करंट मेरा वैसे किधर जा रहा है? करंट ये जा रहा है जी। ठीक है जी, करंट इस तरफ उस तरफ जा रहा है करंट। तो यही ड्राइंग बनी हुई है ना कि वहां से लाइनें बाहर आ रही हैं, करंट मेरा उधर जा रहा है। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू क्या बोलते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, वेयर इज द फील्ड? यू नो, अगर मैं इधर खड़ा हूं तो फील्ड मेरी बाहर की तरफ है। करंट किधर है? करंट जो है वो उस तरफ है। थंब किधर है? फोर्स किधर लगेगी? नीचे की तरफ लगेगी। तो जब इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगी? इसके ऊपर फोर्स जब लगेगी नीचे, फोर्स लगेगी किधर? अब एक आप बात गौर से सुनेंगे मेरी, फोर्स किधर लग रही है? डन हो गया, मान लिया। फोर्स जब लग रही है नीचे, एक एरो बनाऊं फोर्स के लिए? आई थिंक एक काफी होगा। वायर के ऊपर एक फोर्स लग रही है नीचे, दोबारा सुन लीजिए किधर। मैंने कहा जी क्या हो रहा है? फील्ड जो थी ये बाहर की तरफ थी, फील्ड बस बाहर उधर ऐसे, और उधर करंट किधर है? नीचे। करंट किधर है? नीचे। क्या बोला मैंने? करंट किधर है? फील्ड ये, करंट वो उधर जा रही है। थंब किधर है? थंब नीचे, वो उसकी उंगलियां देख रहा था मैं भाई मेरे। फील्ड किधर है? इधर करो, फील्ड इधर करो, ये उंगली बस छोड़ दो सारा, सिर्फ ये उंगली एडजस्ट करनी है अपनी तरफ, अपनी तरफ। ठीक है, करंट उस तरफ, यूं कर लिया उसने। एक काम करते हैं, छोड़ दे भाई, छोड़ दे, रिलैक्स रिलैक्स, इजी। आप किस ड्राइंग को देखना चाहते हैं? आप ऐसे बैठे हुए हैं, ठीक है जनाब साहब, अपना हाथ इसके हिसाब से एडजस्ट करेंगे। किसके हिसाब से एडजस्ट करेंगे? फील्ड आ रही है इस सेकंड वाली ड्राइंग के हिसाब से कर लें। किस ड्राइंग के हिसाब से? सेकंड ड्राइंग में उधर नॉर्थ लिखें, इधर साउथ लिखें, इधर नॉर्थ लिखें, इधर साउथ लिखें। सेकंड ड्राइंग में इसको नॉर्थ बोले, इसको साउथ बोले जी। बोल दिए। करंट को उस तरफ शो करें, करंट को उस तरफ शो करें, करंट उस तरफ शो हो गया। अब एक काम करें, अब अपनी उंगलियां इसके हिसाब से एडजस्ट करें। ठीक है, ये वाली इस उंगली को सबसे पहले एडजस्ट करो भाई, इस उंगली को। पेज ना चेंज करो, पेज ऐसे ही रहने दो। सर ये जा रहा है, ठीक है, उधर नहीं जा रहा हो भाई, इधर जा रहा है। हाँ ऐसे रखो उंगली, इसको नहीं छेड़ना है अभी। क्या नहीं करना है? इसको मेहरबानी करना मत छेड़ना। करंट किधर है? करंट वो उधर जा रहा है, ऐसे हाथ घुमाओ अपना, ऐसे, और करंट घुमाओ और घुमाओ, और ये ऐसे, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। उंगली चेंज हुई तो चंड आएगी। शान साहब इसको चंड छड़का खड़े आ जानी है। थंब किधर है?
तो फोर्स किधर है? लो जनाब साहब, वायर के ऊपर फोर्स किधर लग रही है? नीचे। वायर पर फोर्स किधर लग रही है? मास बैलेंस की रीडिंग हो जाएगी कम। तो आपने सुना ही नहीं कि फोर्स लग रही है नीचे, लेकिन मास बैलेंस के ऊपर रीडिंग हो जाएगी डिक्रीज, उसकी रीडिंग डिक्रीज हो जाएगी। अब ये कौन सी कहानी है जी? फोर्स लग रही है नीचे, रीडिंग हो जाएगी डिक्रीज। उसका एक जवाब मैंने क्या दिया? एक जवाब मैंने ये दिया कि जनाब साहब ये जो वायर है ना, ये बड़ी पक्की है, इसको मैंने यहां से क्या किया हुआ है? क्लैंप फिक्स किया हुआ है। बेशक इस पर फोर्स नीचे लगे, इसने नीचे नहीं जाना। इसने न्यूटन के थर्ड लॉ को इन्वॉल्व करना है कि जनाब साहब इसके ऊपर ये फोर्स लगा कौन रहा है? फोर्स की नस्ल क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में एक है इलेक्ट्रो मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर, एक है मैग्नेट। इन दोनों का इंटरेक्शन है। उस इंटरेक्शन के चक्कर में मैग्नेट चाहता है कि वायर किधर आ जाए। वायर कहती मैं तो नहीं आऊंगा। फिर मैंने कहा भाईजान टेंशन ना ले, मैं ऊपर आ जाता हूं। क्या हो जाएगा? फॉर एवरी एक्शन if an object A exerts a force on object B, then the object B exerts an equal but opposite force on object। तो वायर क्या हुई है? वायर को मैग्नेट कहता है नीचे नहीं खींचना तुमने, लेकिन क्या हुआ? वायर मैंने पकड़ी हुई है साइड से कि उसको नीचे नहीं जाने दे रहे, तो मैग्नेट ऊपर चला जाएगा। अब जब मैग्नेट ऊपर जाएगा तो भाईजान मैस क्या होगा? मैस कम हो जाएगा। इसमें किसी को परेशानी है? तो एक काम करेंगे, ये जो नीचे ढेर सारी स्पेस अवेलेबल है, मैं उस स्पेस में कुछ ना कुछ नोट्स लिखवाना है। बल्कि एक और काम भी करेंगे, वो जो टॉप व्यू है, टॉप व्यू में भी एक गलती है। टॉप व्यू में नॉर्थ साउथ ठीक करें। वैसे मुझे करना वैसे चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने इधर ऐसे कर दिया। तो टॉप व्यू से आपको ये वाला पोर्शन और ये वाला पीस नजर आएगा। ये पीस कौन सा है? नॉर्थ है। और ये पीस कौन सा है? साउथ है। तो उसकी ड्राइंग चेंज करें। करंट किधर जा रहा है? करंट इधर जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड किधर है बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड उधर मैंने फ्रंट व्यू था तो बाहर दिखाई थी डॉट्स के साथ, इधर मैंने इधर दिखाई है। इधर मैं कैसे दिखाऊं? मैंने सारी ड्राइंग्स में रेड कलर से क्या ड्रॉ किया? मैंने तीनों व्यूज में रेड कलर से क्या ड्रॉ किया जी? मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ किए। तीनों व्यूज में ब्लैक कलर से क्या ड्रॉ किया? करंट ड्रॉ किया। तीनों व्यूज में ग्रीन कलर से क्या ड्रॉ करूं? ये फोर्स इधर है, इसकी फोर्स भी इधर नीचे है, इसका फोर्स किधर होगा? अभी इधर उंगली एडजस्ट करें आप, इस व्यू में उंगली एडजस्ट करें। ओ तेरी खैर, ओए नो, फील्ड पहले ऊपर से नीचे लानी। ये फील्ड मेरी इधर नीचे आ गई। करंट इज लाइक दिस ओ इधर आ जाओ। ये क्या आ रहा है? फील्ड किधर है? करंट किधर है? थंब किधर है? थंब इज इनटू द पेज। क्या थंब इज किधर? उसके लिए क्या करना पड़ा? नहीं, इधर से भी मुश्किल हो जाएगा। आप ना अपना हाथ चेंज ना करें, अब पेज आगे पीछे कर लें। क्या कर लें? पेज को ऐसे ऐसे कर लें कि मैं जरा पेज के हिसाब से सबसे पहले तो एन और एस ठीक करें। पेज का एन और एस ठीक करें। ठीक कर लिए। अब ना ये ऐसे हो रहा है तो पेज ऐसे कर लें। सुने जी, ऐसे ऐसे पेज ऐसे था, जरा सबके सब देखेंगे जी। पेज ये भाई, ये उंगली यूं लानी थी, अब नहीं आ रही तो क्या किया मैंने? ऐसे करके ऐसे कर दिया। मैंने पेज को थोड़ा सा अपने हिसाब से अपनी हाथ पे, एक तो हाथ भी रोटेट कर रहा हूं बच्चों। प्लीज पेज के साथ, प्लीज पेज इन योर राइट हैंड, पेज इन योर राइट हैंड, राइट हैंड, फिंगर्स ऑफ योर लेफ्ट हैंड। नाउ यू नो, ये एडजस्ट किया मैंने। क्या ये? मैन दिस गोज देयर। वो उधर कर रहा है, मैं कह रहा हूं पेज के ऊपर उंगलियां रख। फाइज पेज पे उंगलियां रखें। दिस उंगली एडजस्ट लाइक दिस। ऊपर से यहां से पकड़े हैं जी। ये मैं बैठा हूं जी, आप भी ऐसे बैठे। ये मैंने पेज यहां से पकड़ा है, इधर से नहीं, इधर से, दरमियान से, ऊपर से और ऊपर ऐसे। इसके करीब आ जाए, यहां से आ जाए। ये फील्ड सही है। उधर करंट उधर जा रहा है, फील्ड इधर जा रही, थंब किधर जा रहा है? इनटू द बोर्ड जा रहा है। बहरहाल जो मैंने समझाना था, इधर सुनो भाई,
मैं समझा चुका हूं। अब मैं ड्रॉ किधर करूं? इधर का तो फोर्स नीचे ड्रॉ कर दिया, उसका भी नीचे आ गया, इधर का क्या करूं? फोर्स के लिए या तो क्रॉस बना लें, या फोर्स के लिए वो लाइन लगानी है मैंने पूरी डॉटेड लाइन। कैसे करूं? forces into the page, forces into the page। जी जनाब साहब, यहां तक अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। यू नो, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या होता है कि जब आप करंट ऑन करते हैं इस सिचुएशन में, जब आप करंट ऑन करते हैं इस सिचुएशन में, तो होता क्या है सर जी, मास बैलेंस की रीडिंग डिक्रीज होती है। और मैं नोट करूंगा किस चीज को, कि कितनी डिक्रीज होती है। और जो कितनी डिक्रीज होती है उसका मैंने क्या हिसाब किताब लगाना है, क्या नहीं लगाना, जरा दरमियान की स्पेस पे प्लीज जरा नोट्स लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा जी। लिखिएगा तो छोटे छोटे करके, मैंने बहुत कुछ लिखवाना है। अब चाहे तो 3 कॉलम्स बना लें, ताकि 3 कॉलम्स में लिखने के लिए स्पेस ज्यादा हो, जब ज्यादा कहानी लिख सकें। 3 कॉलम्स बना लें जी। ऑलमोस्ट मैंने कुछ 10 लाइनें लिखवानी है, तो 10 लाइनें यहां पूरी ना आई तो इसकी बैक साइड पे चले जाइएगा। बताएं जनाब साहब, जैसे ही आप करंट को क्या करते हैं, जैसे ही आप करंट को ऑन करते हैं तो क्या होता है। मैं सीधी सीधी पहले ऑब्जर्वेशन लिखवाना चाहता हूं। सीधी सीधी ऑब्जर्वेशन है, देखिए जी, एज सून एज द स्विच इज टर्न्ड ऑन, as soon as the switch is turned on, the reading on the as soon as the switch is turned on, the reading on the mass balance decreases. The reading on the mass balance decreases. Decreases by what? Delta M. Call it delta M. By delta M. डेल्टा नहीं, ट्रायंगल वाला सिंबल, ठीक है जी। लो जनाब साहब, इतना मैथ चेंज हो गया। अब मेरे 2 काम है। एक तो मुझे, अगर ये मैथ चेंज हुआ है, इसको मैं रिकॉर्ड कर लेता हूं, तो इसको रिकॉर्ड करके मैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालूंगा कैसे, पहली बात। और ये मैथ डिक्रीज क्यों हुआ है, मुझे इसकी एक्सप्लेनेशन देनी है। क्या करना है जी, मैथ के डिक्रीज होने की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देनी है, और दूसरी एक्सप्लेनेशन किस चीज की देनी है कि मैंने मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को मेजर कैसे करना है। तो लो जनाब साहब, पहला तो जवाब लिखिए, फुल स्टॉप लगा के लिखें एक्सप्लेन वाई। फुल स्टॉप लगा के लिखें जी एक्सप्लेन वाई। क्या चीज, मैथ्स के डिक्रीज होने को लिखें एक्सप्लेन वाई। मैथ्स के डिक्रीज होने को बेशक आप अंडरलाइन कर लें और लिखें एक्सप्लेन वाई। लो जी, सबसे पहले कौन सा लॉ मेंशन करूं, न्यूटन का लॉ या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का लॉ नंबर 2? आई थिंक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का लॉ नंबर 2 पहले मेंशन करूंगा। तो क्या होगा, लिखें जी, अकॉर्डिंग टू द लॉ नंबर 2 ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। राना साहब पहले कॉलम में लिखें, ताकि उसके बाद दूसरे में लिखें, फिर तीसरे में लिखें। क्या है जी, अकॉर्डिंग टू द व्हाट, लॉ नंबर 2 ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या होता है लॉ नंबर 2 के मुताबिक, अ फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर a force is experienced by a current carrying conductor. A force is experienced by a current carrying conductor when it is placed perpendicularly in an external magnetic field. क्या लिखा जी, a force is experienced by a current carrying conductor when it is placed perpendicularly in an external magnetic field. ये तो मैंने जुमला लिखवा दिया किसके हिसाब से, सेकेंड लॉ। ओके, अब मुझे यहां पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल मेंशन करना है। अगला जुमला लिखें, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अगली बात मैं क्या लिखवाना चाह रहा हूं, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल,
the direction of this electromagnetic force on the wire according to Fleming's left hand rule, the direction of this electromagnetic force on the wire by the magnet, ये लिखिए on the wire है, by the magnet है, किधर है? According to Fleming's left hand rule, the direction of this electromagnetic force on the wire by the magnet is downwards. क्या हो रहा है भाई? फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल मेंशन हो गया, फिर सॉरी पहले वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का लॉ नंबर 2 मेंशन हो गया, अभी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल मेंशन हो गया। वो क्या मेंशन किया मैंने, क्या मेंशन किया? अकॉर्डिंग टू क्या फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या हो रहा है? द डायरेक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस वर्टिकली डाउनवर्ड्स इज वर्टिकली, बल्कि एक और चीज मैंने मेंशन की थी, डायरेक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर बाय द मैग्नेट इज क्या? इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स, इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स। अच्छा, अब अगला तीसरा रूल कौन सा मेंशन करना मैंने? अगला क्या? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, according to the Newton's third law of motion, according to the Newton's third law of motion, अब क्या होगा? Force exerted by the magnet on the wire, according to the क्या? Newton's third law of motion, force exerted by the magnet on the wire, by the magnet on the wire is equal but opposite, is equal but opposite, is equal but opposite to क्या? Is equal but opposite to the force exerted by the इमरान बैठ चेक करें जरा, is equal but opposite to the force exerted by the wire on the magnet, by the wire on the magnet, by the wire on the magnet, by the wire on the, अच्छा ये बात तो क्लियर होगी। अब आपसे एक सवाल मेरा छोटा सा क्या है कि जनाब साहब वायर का क्या सीन है? फिक्स्ड है। मैग्नेट का क्या सीन है? फ्री है। तो कौन मूव करेगा किधर? तो अगला जुमला लिखें जी, अगले कॉलम में चले जाएं, तो जिस चीज की जो जो स्पेस बनती है वहां चले जाएं। सिंस क्या? Since the wire is clamped मतलब fixed, since the wire is clamped slash fixed, since the wire is clamped या fixed, so what? So it cannot move, so it cannot move, so it cannot move। अच्छा, since क्या लिखे? The wire is clamped and fixed, so it cannot. Hence क्या? Hence the magnet must move किस तरफ? Hence the magnet shall move towards the wire. क्या लिखा? Since the wire is clamped and fixed, so it cannot move towards the magnet. बल्कि जुमला ऐसे होना चाहिए था, since the wire is clamped या fixed, so it cannot move towards the magnet. So it cannot move towards the magnet. Rather the magnet shall move towards it. Rather the magnet will move towards it. Rather the magnet will move towards it. That is upward. Rather the magnet will move towards it. I dot E upwards. I dot E upwards. Due to which क्या होगा? The reading on the mass balance decreases. Due to which the reading on the mass balance decreases. Due to which the reading on the mass balance decreases. जी तो भाईजान, जो मैंने आपको ऑब्जर्वेशन दी थी कि जैसे ही आप क्या करते हैं, करंट को स्विच ऑन करते हैं, जैसे ही आप करंट को स्विच ऑन करते हैं क्या हो जाता है? इसकी ऊपर रीडिंग क्या रहती है? डिक्रीज होती है। ये भी जिस बैलेंस के ऊपर पड़ा हुआ है उसकी रीडिंग क्या हो जाती होगी? कम होती जाती होगी।
जो तीनों एक ही चीज का डिफरेंट किस्म का व्यू था। तो रीडिंग क्या हो रही है, यू स्विच ऑन द करंट, द रीडिंग ऑन द मास बैलेंस डिक्रीजेस। और आपको पहले लम्हे में बात समझ नहीं आई, आपने कहा है सर अभी तो आपने क्या फोर्स नीचे है, तो क्या फोर्स नीचे है तो फोर्स के नीचे होने से रीडिंग ज्यादा होनी चाहिए थी। तो मैंने कहा भाई आपने ड्राइंग पे थोड़ा गौर नहीं किया कि वायर हवा में लटकी है। किस पे लटकी है? वायर का तो वजन है ही नहीं। इस मास बैलेंस ने एक्चुअल में किसका वजन नोट किया हुआ है? वो तो मैग्नेट पड़ा है उसके ऊपर। कौन पड़ा उसके ऊपर? मैग्नेट पड़ा है। हाँ, मैग्नेट नीचे गया तो मास ज्यादा होगा, मैग्नेट ऊपर गया तो मास कम होगा। अब मैग्नेट ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है? हमने वायर को क्या कर दिया, वायर को क्लैंप किया हुआ है, वायर फिक्स्ड है। करंट ऑन होता है, करंट ऑन होने से करंट इस तरफ को ट्रेवल करता है, करंट इस तरफ को ट्रेवल करता है, करंट उधर जा रहा है, फील्ड उसकी इस तरफ को है। थंब अब यूं कर लें, नॉट विद राइट हैंड, नॉट विद द राइट हैंड। क्या हुआ? करंट वाली उंगली ये वाली है, करंट किस तरफ ट्रेवल कर रहा है? इस तरफ ट्रेवल कर रहा है। फील्ड जो है यूं करके बाहर है, थंब किधर है? नीचे। इसमें किसको मसला है? फोर्स तो नीचे लग रही है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के मुताबिक जो लॉ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का सेकंड लॉ, उसके मुताबिक फोर्स लग रही है। फ्लेमिंग्स के मुताबिक वो फोर्स नीचे लग रही है। न्यूटन के मुताबिक वो फोर्स वायर पे नीचे लग रही है, तो मैग्नेट पे किधर लग रही है? तो तीन साइंसदान इन्वॉल्व हैं। पहला वाला है फैराडे टाइप, वो क्या कहता है भाईजान फोर्स लगेगी। दूसरा है फ्लेमिंग टाइप, वो कहता है भाई ऑन द वायर जो फोर्स होगी वो नीचे होगी। तीसरा न्यूटन साहब, वो क्या कहते हैं? कहते हैं भाई ऑन द वायर नीचे होगी तो ऑन द मैग्नेट ऊपर होगी। तो जब ऑन द मैग्नेट ऊपर होगी तो क्या होगा? आपका मास की रीडिंग क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। इस मास की रीडिंग को नोट करके मैं क्या करूंगा, मैं जनाब साहब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को मेजर करने का, ये कैलकुलेट करने का आपको एक फॉर्मूला बताना है। वो क्या फॉर्मूला है जरा प्लीज सुन लीजिए। अभी अभी आपने आगे पढ़ा है क्या? बी इज इक्वल टू क्या पढ़ा है जी? एफ ओवर आई। बी इज इक्वल टू क्या? एफ ओवर आई एल। प्लीज बताएं इस पूरी अरेंजमेंट में जो फोर्स लग रही है वो कौन मेजर कर, मतलब कौन सी वाली फोर्स है? नीचे जाना या ऊपर जाना? ये कौन सी फोर्स है वर्टिकल डायरेक्शन में? ये फोर्स वेट के तौर पर महसूस हो रही है। इस फोर्स की वजह से मास डिक्रीज हो रहा है ना। देखें ये जो फोर्स लगी थी वायर पे नीचे और मैग्नेट पे ऊपर, तो उसको किसने नोट किया है? उसको मास बैलेंस ने नोट किया है ना। तो ये वर्टिकल फोर्सेस हैं, इसको हम वेट के रिप्लेस नहीं कर सकता। मैं कहूंगा जी फोर्स जो है बेसिकली डेल्टा वेट के बराबर है। किसके? फोर्स ने बेसिकली वेट चेंज कर दिया है। डेल्टा डब्ल्यू ओवर आई इंटू एल। साइन कितना है? साइन 90 ले लेंगे। डेल्टा डब्ल्यू की जगह क्या करूं मैं? आई थिंक इसकी जगह मैं डेल्टा एम इंटू जी कर दूंगा ओवर आई इंटू एल इंटू 1 कर दूंगा। एंड आई थिंक मुझे क्या क्या चीज मेजर करनी है? डेल्टा एम में मेजर कर लूंगा कहां से? मास बैलेंस से। आई में मेजर कर लूंगा कहां से? करंट मीटर एमीटर से। जी क्या है? वो कांस्टेंट है। लेंथ क्या है? मुझे पता होनी चाहिए कितनी है, वो मैं मीटर रूल शूटर रूल इस्तेमाल करके लेंथ मेजर कर लूंगा। तो क्या होगा जनाब साहब? आई बिलीव व्हाट इज हैपनिंग, ये जो डेल्टा एम जी ओवर आई इंटू एल में यहां क्या क्या सिचुएशन चल रही है? यहां पे जी क्या है? जी इज कांस्टेंट है। एल क्या है? एल इज मेजर्ड बाय व्हाट? मेजर्ड बाय जो भी आपका रूल है, बाय मीटर रूल। आपका जो डेल्टा एम है, बल्कि आपका जो आई है, आई इज मेजर्ड बाय एम मीटर है। डेल्टा एम इज मेजर्ड बाय बैलेंस है, बाय मास बैलेंस है। टॉप पैन बैलेंस जो भी इसका नाम है, मास बैलेंस है। अब या तो आप वो मास की वैल्यू दे दें, तो आप मास की वैल्यू जो मास चेंज हुआ है, या तो इस फॉर्मूला में पुट करके आप बी की स्ट्रेंथ निकाल लें, या फिर एक और काम हो सकता है। क्या आप ना जी कांस्टेंट करें, लेंथ कांस्टेंट करें, करंट को भी एक पर्टिकुलर तरीके से कांस्टेंट करें, और जो मास बैलेंस है ना उसको कैलिब्रेट कर दें किसकी यूनिट्स में। आई होप आपने पढ़ा होगा कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स क्या करते हैं, वो क्वांटिटीज को डायरेक्टली मेजर नहीं करते, उनकी कैलिब्रेशन उस यूनिट, जैसे ये होता है क्या बोलते हैं उसको, थर्मोमीटर होता है। क्या थर्मोमीटर सीधा सीधा टेम्परेचर नोट करता है? नहीं, वो जो हमारा नॉर्मल
मर्क्यूरी वाला थर्मोमीटर है वो क्या नोट करता है? असल में तो उसकी लेंथ चेंज हो रही होती है। असल में तो उसकी, जब आप किसी गर्म जगह पर उसको रखते हैं तो वो एक्सपैंड करके अपना वॉल्यूम चेंज हो रहा होता है। चेंज उसका वॉल्यूम होता है, चेंज उसकी लेंथ होती है, चेंज उसकी हाइट होती है। लिखते हैं हम वहां क्या है? लिखते हैं वहां पे 100 डिग्री 20, मतलब जो भी टेम्परेचर लिख देते हो वहां पे। तो यहाँ पे भी क्या होगा, अगर बाकी सारी चीजों को कांस्टेंट कर दिया जाए तो मास बैलेंस को क्या किया जा सकता है? मास बैलेंस को कैलिब्रेट किया जा सकता है इन द यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, दैट इज टेस्ला, इफ ऑल अदर क्वांटिटीज आर केप्ट कांस्टेंट। तो एक छोटा सा नोट आखिरी दीजिए, द मास बैलेंस, अब देखिए उसने नाम क्या रखा है? करंट बैलेंस। अच्छा एक और बात है वैसे, तो अब ना ये मास बैलेंस है ना ये करंट बैलेंस है, ये पता क्या है? ये स्ट्रेंथ बैलेंस है। ये कौन सा बैलेंस है जी? ये मास को नहीं मेजर कर रहा, ये करंट को भी नहीं मेजर कर रहा, ये तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का बैलेंस है। तो एक काम करेंगे, बस एक आखिरी जुमला लिख दीजिए कि द मास बैलेंस कैन बी कैलिब्रेटेड in the units of क्या? Can be calibrated in the units of magnetic field strength, that is Tesla, can be calibrated in the units of magnetic field strength, that is Tesla, if all other quantities are kept constant. 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 बेटा जी फिजिक्स की क्लास तो खत्म हो गई है। किस चीज का? अच्छा चलिए बैठिए। इफ क्या जनाब साहब? उनको कांस्टेंट कर लें, वो कांस्टेंट को जो भी मास की रीडिंग आती जाए, जो भी मास में तब्दीली आती जाए, उसका उस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते रहें तो क्या होता जाएगा? आपका मास बैलेंस कैलिब्रेट हो जाएगा। किस यूनिट्स के अंदर? टेस्ला की यूनिट्स के अंदर। आई थिंक जो मैं आपको समझाना चाहता था मैं आपको समझा चुका हूं। यहां तक अगर आप में से किसी के पास कोई सवाल है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। जी पुत्र। यू नो दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ने क्या किया है? इसने मैग्नेट को ऊपर की तरफ पुश किया है, पुल किया है। तो उसकी वजह से क्या चेंज हुआ है? मास की रीडिंग चेंज हुई है ना। तो मास की रीडिंग का चेंज होना क्या रिप्रेजेंट करता है? वेट चेंज नहीं हुआ, यू नो मास चेंज हुआ है ना। तो मैं मास को बीच में लेकर आना चाहता हूं। तो मास का तब्दीली का मतलब क्या है? mg क्या है? वेट। तो अगर मैं कहूं यहां वेट मेंशन्ड होता तो वेट चेंज ना होता। मतलब अगर ये मास बैलेंस है और आपने इसको कैलिब्रेट किया है मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी की वैल्यू के साथ, तो ये न्यूटन की वैल्यूज दे रहा है ना। तो इसकी वैल्यू में न्यूटन में तब्दीली ना आती तो न्यूटन चेंज नहीं हुए, तो वेट ही चेंज हुआ बेसिकली। तो सिस्टम है ही ऐसा कि वायर क्या कर रही है? वायर को नीचे की तरफ फोर्स लगती है, लेकिन उसको आपने क्या किया हुआ है? फिक्स किया हुआ है। उसको फिक्स करके आपने दूसरी तरफ से क्या कर दिया? आपने मैग्नेट क्या हो रहा है? मैग्नेट ऊपर आ रहा है। तो मैग्नेट ऊपर आ रहा है तो मास कम हो रहा है। और हाँ एक बात है वैसे, अगर फोर्स वायर पे ऊपर लगती और आप उसको ऊपर न जाने देते तो मैग्नेट पे फोर्स किधर लगती? नीचे लगती। तो फिर मैग्नेट नीचे जाता। मैग्नेट के नीचे जाने से क्या होता? मास ज्यादा हो जाता। मास के ज्यादा होने का मतलब क्या था? वेट ज्यादा हो गया। तो उसको मैं तब रिकॉर्ड कर लेता। फॉर्मूला अल्टीमेटली तब भी यही बनता। फॉर्मूला अल्टीमेटली तब भी यही बनता। किसी को मसला इस बात से जी? खैर जो भी सिचुएशन है, तो अब आगे जब वर्कशीट दूंगा तो वाइस वर्सा वहां आएगा। ठीक है, वहां मैं उधर को साउथ और इधर को नॉर्थ कर दूंगा। ठीक है जनाब साहब, इसमें किसी को परेशानी है? अच्छा, इसी पूरी कहानी को उसने और सिंपल कर दिया। क्या कर दिया जी? जरा नीचे वाली ड्राइंग देखें। नीचे वाली ड्राइंग में कहते हैं जी लैब में इस तरह की कोई कहानी है। लैब में किस तरह की कहानी है जी? जरा प्लीज इस वाले को देखें, ये क्या लगा हुआ है? कहते हैं लेबोरेटरी में अक्सर क्या किया जाता है। इस ड्राइंग को क्या बनाना है मैंने? ठीक है, वेट बाद में लगाएंगे जी। यहां से कोई क्लिप शिप लगाकर करंट यहां से जा रहा है, यहां पे भी कोई क्लिप शिप लगाकर यहां से करंट एंटर किया है, ये करंट गया,
ये करंट गया, अब कोई एमीटर भी नहीं है वैसे, अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अब एमीटर भी नहीं है, ये करंट गया, ये करंट गया, ये करंट आ रहा है, यहां से क्या हो गया, करंट बाहर चला गया जी, ओके, लेकिन करंट यहां नहीं गया। इस सेटअप में उसने क्या किया, कहते हैं जी इस सेटअप में व्हाट इज हैपनिंग, जैसे ही करंट वो कहते हैं हम ऑन करते हैं, जैसे क्या करते हैं करंट ऑन करते हैं, वैसे ही ये वायर या तो ऊपर आ जाती है, ये वायर, अगर ये वायर ऊपर मतलब नीचे जाती है तो उसको बैलेंस करने के लिए यहां क्या लगा दिया उसने, कहते हैं यहां पर हम वेट हैंग कर देते हैं, क्या कर देते हैं जी, स्मॉल वेट्स हैंग कर दी जाते हैं, क्या करने के लिए कि अगर वो वायर वहां से अंदर की तरफ जा रही है तो उसको अंदर जाने से रोकने के लिए यहां पर क्या लगा दिए गए, वेट्स लगा दिए गए हैं, तो वो इसको क्या कर देता है। इस ड्राइंग का क्या मकसद है, अभी इस ड्राइंग के आगे मैंने क्या किया हुआ है, एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है। इससे पहले कि मैं वो न्यूमेरिकल की तरफ जाऊं, मैं जो ड्राइंग लिखी है इसके बाद भी कुछ नोट लिखवाना चाहता हूं, नोट लिखकर फिर हम आगे की तरफ चलेंगे जी। लिखिए जी जरा, ये जो आपकी फिगर 4 है, फिगर 4 के नीचे एक नोट लिखें, फिगर 4 के नीचे एक नोट लिखें। दिस इज अ वायर फ्रेम, दिस इज अ वायर फ्रेम, वायर है और वायर का एक फ्रेम बना हुआ है, दिस इज अ वायर फ्रेम। किस ड्राइंग का जिक्र कर रहा हूं, ये जो मैंने अभी बनाई है, व्हाट इज दिस, देखिए दिस इज अ वायर फ्रेम which is balanced on 2 pivots, this is a wire frame which is balanced on 2 pivots, when a current flows through it, ये जो भी लिखवाऊंगा थोड़ा छोटा छोटा करके इसी कॉलम में लिखिएगा क्योंकि अगले उसके नीचे मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। क्या लिखा उसने, when a this is a wire frame, ये जो पूरी फ्रेम है वायर की, which is balanced by 2 pivots, कहते हैं when a current flows through the flame, when a current flows through what, through the frame, कॉमा लगाएं, कॉमा लगा के लिखें कि उसने वहां पे ना, असल में इस ड्राइंग में शायद आपको नजर ना आ रहा हो, यूं करके वो भी ड्रॉ हुआ है, थोड़ा गौर करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें नजर आ रही होंगी आपको, कैसे, इसका मतलब पीछे वाला कौन है, नॉर्थ है, और ये सामने वाला कौन है, प्लीज रेस को लेबल के लिए अपने पास, पीछे वाले को नॉर्थ लेबल कीजिए और अगले वाले को साउथ लेबल कीजिए, थोड़ा सा जूम करेंगे तो नहीं नजर आएंगी, तब भी आपको लाइनें नजर नहीं आएंगी, तो जो मैंने ड्रॉ की है प्लीज इस तरह से उसको हाईलाइट कर लीजिए। वो जो मगनादूर है, मगनातीस को उर्दू में, लेकिन मगनादूर जो है, अब उर्दू है कि अरबी आई डोंट नो, ये इंग्लिश में भी मगनादूर कहते हैं उसको, इस शेप वाले मगनातीस को मगनादूर कहते हैं, खैर बहरहाल जो भी है मगनातीस कहते हैं, मगनातीस, मगनादूर, मैग्नेट, सारे एक ही किस्म के अल्फाज हैं। अब उर्दू से निकले हैं कि अरबी से निकले हैं या फारसी से निकले हैं मुझे नहीं पता, क्या चल रहा है। व्हेन व्हाट, एक काम करें प्लीज ड्राइंग पे जाके वो पीछे वाले साइड को नॉर्थ कम से कम ड्रॉ कर दीजिएगा, लाइनें ड्रॉ कर दीजिएगा जी। अच्छा वो लाइनें नजर नहीं आ रही इसीलिए कह रहा हूं ड्रॉ कर दीजिए, वो लाइनें जो हैं वो नॉर्थ से साउथ के 3 लाइनें ड्रॉ करिए, वहां पे 3 लाइनें ड्रॉ कीजिए ताकि आपको बाद में नजर आए। अब मुझे बताएं इसके ऊपर जरा वो लेफ्ट हैंड रूल लगाएं जी, लेफ्ट हैंड रूल लगा के बताएं कि वायर के ऊपर किस तरफ फोर्स लगती है, डाउनवर्ड्स लगती है। अब कोई फिक्स्ड नहीं है, अब कोई भी चीज फिक्स्ड, जिस पे फोर्स नीचे लगेगी वो नीचे ही जाएगा। कौन नीचे जाएगा जी, वायर पर फोर्स नीचे लग रही है उसने नीचे ही जाना है। वहां क्यों सिचुएशन खराब हो गई, वहां वायर फिक्स थी, उसने कहा मैंने तो नीचे जाना कोई नहीं, मैंने कहा अच्छा फिर मैं मैग्नेट को ऊपर ले आता हूँ, किसी को मसला इस बात से। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ एक नोट अगर आप मुकम्मल करें जी, कहां पहुंचे आपने, when a current flows through the frame, कॉमा लगा के लिखें, the magnetic field pushes the frame downwards, the magnetic frame
pushes, sorry, the magnetic field pushes the frame किधर, डाउनवर्ड्स। तो फ्रेम के ऊपर फोर्स किधर लग रही है, फ्रेम के ऊपर फोर्स किधर लग रही है, नीचे की तरफ लग रही है। तो उसकी वजह से वो जो वायर है उधर से टॉपल करने की कोशिश करेगी। हमने उसको बैलेंस करने के लिए यहां क्या लगा दिया, कितने वेट्स लगाए जाते हैं उसको बैलेंस करने के लिए, इसकी अपनी सिग्निफिकेंस होगी। देखिए जी, बाय एडिंग स्मॉल वेट्स ऑन द अदर साइड ऑफ द फ्रेम, बाय एडिंग व्हाट, by adding small frames on the small weights, by adding small weights on the other side of the frame, by adding small weights on the other side of the frame, we can restore its equilibrium, we can restore it to a balanced position, या we can restore its equilibrium, we can restore it to a balanced position लिख दीजिए, या लिखिए क्या, we can restore its equilibrium, we can restore its equilibrium। जी तो बच्चों, यहां तक किसी को परेशानी है जी, क्या चल रहा है, गौर से मेरी बात सुन लीजिए। एक अजीब सी उसने डायग्राम बनाई कि लैब के अंदर क्या होगा पता नहीं, कोई हमने वायर का एक फ्रेम बनाया होगा, उस फ्रेम को हमने मगनादूर के बीच में से गुजारा होगा, उसको साइडों पर दो पिवट्स के ऊपर हैंग किया होगा। वैसे तो इनिशियली उसको इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, जब हम करंट ऑन करेंगे तो वहां से क्या करेगा, वो वहां से गिरने की कोशिश करेगा। उसको गिरने से फिर बचाने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे कुछ स्मॉल वेट्स हैंग कर लेंगे। अब क्या करेंगे हम, राइट पे एक न्यूमेरिकल लिखा है, वो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम। पढ़ें जी क्या लिखा हुआ है, कहते जी वही ड्राइंग है जो आपके लेफ्ट पे थी। अब ड्राइंग में क्या किया उसने, अब ड्राइंग में कहता है इन द करंट बैलेंस शोन इन फिगर 5। वैसे क्या है, इसको भी क्या है, कहता है इसको भी करंट बैलेंस है। असल में ये करंट बैलेंस है, यू नो व्हाई, करंट ऑन किया तो उसको बैलेंस किया, उसकी वजह से एक मसला हो रहा था, मसले को बैलेंस किया किसने, मैसेज ने। तो अब ये भी करंट बैलेंस है, वो भी करंट बैलेंस है। अब सवाल उसका है कि इसका है, तो पेपर बताएगा आपको। क्या करें जी, क्या लिखा है आपने, इन व्हाट, क्या लिखा हुआ है, इन द करंट बैलेंस शोन इन फिगर 5 अ करंट ऑफ 0.50 एम्पेयर, इसको अंडरलाइन करें, करंट ऑफ 0.50 एम्पेयर इज फ्लोइंग, आया आ गया। अ स्टूडेंट फाइंड्स that a counterweight of mass 0.02 gram, इसको अंडरलाइन करें, is needed to restore balance, it is needed to restore balance the section of the conductor in the field, जो in the field है वो क्या है, 5.0 सेंटीमीटर लॉन्ग है। कहता है इस डेटा को इस्तेमाल करें, और इस डेटा को इस्तेमाल करके आपने क्या करना है, इस डेटा को इस्तेमाल करके आपने फ्लक्स डेंसिटी इन द फील्ड, ये क्या होता है, बी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का दूसरा नाम है, क्या क्या नाम है दूसरा नाम, मैग्नेटिक, इसका फ्लक्स डेंसिटी का नाम है, वो मेजर करनी है। बताएं जनाब साहब क्या करेंगे आप। यहाँ पे मोमेंट्स से बात स्टार्ट होगी, कहां से बात स्टार्ट होगी, मोमेंट से बात स्टार्ट होगी। चेक कीजिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। यू नो, प्लीज बताइए अगर आप इसका कौन सा व्यू देखना चाहते हैं। ये तो इसका आपने पूरा एक साइड व्यू, 3D व्यू, सारा व्यू आ रहा है। मैं इसका यहां से लेकर यहां तक व्यू देखना चाहता हूं। कहां से लेकर कहां तक, यहां से लेकर वहां तक व्यू देखना चाहता हूं। व्हाट इज दैट व्यू, ये इसके दरमियान में क्या है, पिवट। बल्कि ये लाइन देख लें या फिर ये भी लाइन देख लें, इस लाइन पे उधर से फोर्स क्या है, बल्कि एक सेकंड, कौन सी लाइन देखूं, जो मर्जी देख लें भाई, एक ही बात। पिवट आ गया, इधर से एक आपका वजन है नीचे लटका हुआ है, उधर से आपका एक फोर्स है। वैसे कौन सी लेंथ ज्यादा है कौन सी कम है, 20 अगर दोनों सेम है तो फिर ये लो जनाब साहब, पिवट नजर आ रहा है। ओ लेवल की ड्राइंग बनी कि नहीं बनी, कैसे, इस पे क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इस पे क्या लगा हुआ है, कोई ना कोई वेट वाली ग्रेविटेशनल फोर्स। कितनी है ये वाली फोर्स, mg, m कितना है, नहीं 0.02 ग्राम है के, तो उसको मल्टीप्लाई क्या करना है, तो वह 0.02 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 9.81, ये इसका वेट आ गया। इधर का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है, BI_L है तो साइन थीटा ही है, मतलब फील्ड इस तरह से और वायर इधर, साइन थीटा को छोड़ें। अब सिचुएशन क्या है, अगर ये सिस्टम बैलेंस्ड है तो क्या होगा, इसका मोमेंट और उसका मोमेंट
वो क्या होता है? क्लॉकवाइज मूवमेंट। और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होगा? बैलेंस्ड होगा। तो एक काम करते हैं, वैल्यू तो भी नहीं पुट करता, इसका ये फॉर्मूला उसका फॉर्मूला है, वो क्या बोलते होते हैं हम? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट। व्हाट इज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट? mg इंटू डी परपेंडिकुलर। वैसे इसका डी परपेंडिकुलर कितना है? अगर ये कुछ और होता, इसको कहता हूं a, इसको कहता हूं क्या? कॉल इट a। इसको क्या कह दूं? कॉल इट b। और a परपेंडिकुलर इंटू mg इंटू a परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्या? BIL इंटू b परपेंडिकुलर। गुजारा चल जाएगा भाई? ओ लेवल का सवाल है, ए लेवल की शक्ल में। ओ लेवल का सवाल क्या था? मोमेंट्स मैंने कल परसों कुछ उनको पढ़ाए एंड दे नो शरीर सिस्टम बैलेंस्ड हो। हाँ, ये वाला व्यू ओ लेवल का है, ये व्यू ओ लेवल का, ये 3D व्यू है, ये ए लेवल का व्यू है, और वो कौन सा है? वो आपके ओ लेवल का व्यू के पिवट बना होता है, यूं करके लाइन दिखाते हैं, एक फोर्स इधर होती है, एक फोर्स इधर भी। यही नहीं हो रहा, इधर भी। इस फ्रेम को आप पूरा फ्रेम ना देखें ना, आप इस फ्रेम का ये वाला पीस देखें कि इस पीस से ये पिवट है, ये आप ये वाला पीस जब देखेंगे तो आप कहेंगे सर यहाँ से क्या हो रहा है? यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो रही है, यहाँ से क्या हो रहा है? यहाँ से ग्रेविटेशनल फोर्स हो रही है, दरमियान में क्या हो रहा है? पिवट हो रहा है। तो यू नो व्हाट, ये वाला मोमेंट और ये वाला मोमेंट अबाउट क्या? अबाउट दिस पिवट। ये ड्राइंग मैंने उठा के इधर बना दी है, ये ड्राइंग उठा के मैंने इधर बना दी है। किसी को मसला है इस बात से? तो यू नो इसके ऊपर क्या करें? क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लगाएं। अब आप ड्राइंग ये जो मैंने बनाई है, दोनों ड्राइंग्स के दरमियान में बनाते हैं कि किधर बनाते हैं किधर नहीं बनाते हैं, आपकी मर्जी। आपके पास जो दो ड्राइंग्स हैं उनके दरमियान में एक स्पेस अवेलेबल है, उनके दरमियान में एक स्पेस अवेलेबल है। दो ड्राइंग्स के दरमियान में इस स्पेस में क्या कीजिए, ये वाली ड्राइंग बना लीजिए। दो ड्राइंग्स के दरमियान में जो स्पेस अवेलेबल है उधर ये वाली ड्राइंग बना लें। चलो जिधर भी बनाया बना लें, बना लिए। उसके ऊपर क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट का फॉर्मूला लगा लें। जब उसके ऊपर क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा? सर जी जो जवाब उसने निकलवाया है वो निकल आएगा। क्या क्या गिवन है? आई थिंक सब गिवन है। m कितना है? 0.02 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -3। g कितना है? 9.81। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 20 cm है। 20 इंटू 10 पावर, b इज अननोन। करंट कितना है? 0.5 इंटू लेंथ ऑफ द वायर जो कि इन द फील्ड थी 5 सेंटीमीटर, वो भी क्या थी? 5 इंटू 10 पावर -2 इंटू उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 20 इंटू 10 पावर -2 and you just put the values, you will get the answer. Put the values, you will get the answer. जनाब साहब किसी को मसला तो हाथ खड़ा कर दे, नजर नहीं आ रहा तो ये लो भाई, ये मैंने बनाया दरमियान में पिवट। मैंने कहा यहां से लग रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यहां से लग रही है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये हो गई mg के बराबर, ये हो गई BIL के बराबर।